क्यों एकदम से ये मुसीबत पड़ जाती है कि हमने डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पे ही जाना है। EB3 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसका वेट टाइम होता था। हम सीधा इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, वो रिजेक्ट करा के बैठ जाते हैं और उसके बाद ना B1 B2 मिलता है, ना कोई और वीज़ा मिलता है। मेरा नाम सारिम है और मैं इम्पैक्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स और US वाला .com का फाउंडर हूँ। मेरा 20 साल से IT फील्ड से ताल्लुक है। मैं कुछ साल पहले US माइग्रेट हुआ, EB1A के ऊपर मेरा ग्रीन कार्ड आया। मैं उस वक्त से एक मिशन पे हूँ कि मैं 10,000 लोगों को इस मुल्क में लेके आना चाहता हूँ, 10,000 टैलेंटेड लोगों को, क्योंकि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब हम इंडिविजुअली एक बेहतर मुल्क में, एक बेहतर एनवायरनमेंट में आते हैं, हमें कामयाबी के ज़्यादा मौके मिलते हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाती है। और जब हम अमीर होते हैं एज इंडिविजुअल्स, हम अपनी फैमिली को अमीर करते हैं, उसके बाद हम अपनी सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। हमें अगर अब अपने मुल्क को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बेहतर करना है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा पैसे कमाएँ, ज़्यादा अमीर हों, ज़्यादा मौके हमारे पास हों। उसके लिए हमें अपने छोटे से जो सर्कल है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़मीन बदलनी पड़ेगी। और इसलिए ये मिशन US वाला .com और इम्पैक्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स का मैंने शुरू किया है। और अगर आप हमारे इस मिशन में साथ हैं, हमारे सोशल्स को फॉलो करें, हमारी वीडियोस को देखें, हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बना रहे हैं जिसमें हम आपको इस काबिल करेंगे कि आप खुद अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी शुरू करने के काबिल हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे EB3 डायरेक्ट ग्रीन कार्ड वीज़ा के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ग्लोबली जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस ग्रीन कार्ड को बेचती हैं। आपको पर्म बेचा जाता है, एक जॉब क्रिएट की जाती है। किस तरह हमने इस स्कैम से बचना है और कैसे हम अच्छे और लीगल पाथवे से अमेरिका आ सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। EB3 ग्रीन कार्ड एक ऐसा वीज़ा बनाया गया था जो अनस्किल्ड और स्किल्ड लोगों के लिए था, जो EB1A या EB2 पर्म को क्वालिफाई नहीं करते थे, क्योंकि EB1 और EB2 हाई स्किल्ड लोगों के लिए था, एडवांस डिग्री वाले लोगों के लिए था, एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों के लिए था। तो कांग्रेस ने फिर इवेंचुअली एक ऐसा थर्ड टियर ग्रीन कार्ड निकाला जिसमें अगर आपने लेट से लेबर को लेके आना है, आपने स्टाफ हायर करना है ऐसा जो हाई एंड डिग्री होल्डर नहीं है, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। जैसे मिसाल है मैकडोनल्ड्स, KFC, किसी रेस्टोरेंट ने अगर किसी वेटिंग स्टाफ को हायर करना है, हॉस्पिटैलिटी में लोगों ने किसी को हायर करना है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर करना है, तो उसके लिए EB3 निकला। EB3 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसका वेट टाइम होता था, 3 से 4 साल आपको लग जाते थे, क्योंकि इसका वीज़ा बुलेटिन में टाइम पीछे होता था। और अभी हम वीज़ा बुलेटिन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें मेरी एक ऑलरेडी वीडियो भी है वीज़ा बुलेटिन पे। तो लिहाजा होता ये था कि कोई भी यहाँ पे वर्कर आता था, किसी वर्क वीज़ा पे होता था, जैसे लेट्स से टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे होता था, H2B वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, या वो लेट्स से O1 पे होता था, या वो H1 पे होता था, या वो E2 के वर्क परमिट पे होता था, जो स्पाउस को आपको EAD मिलता है। और वो एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है, इज परफॉर्मिंग वेल, बट उसकी उस तरह से डिग्री नहीं थी, उसकी एडवांस डिग्री नहीं थी, तो एम्प्लॉयर इन पैरेलल उसका EB3 इन पैरेलल चला देता था, उसका पर्म चला देता था। जब वो अपने टेम्परेरी वीज़ा पे अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहा होता था, लेट्स से वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वो टिल पे खड़ा है और वो सेल्स कर रहा है एंड इज़ फुली लीगल, बट एम्प्लॉयर को पता है कि अगले 2-3 साल तक इसका वीज़ा मैक्सिमम रिन्यू होगा, फिर इसकी या तो एक कैप रीच कर जाएगा या उसके बाद वीज़ा रिन्यूअल्स में हमें प्रॉब्लम आएगा, एंड वी वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय परमानेंट। तो वो EB3 पर्म उसका साथ साथ फाइल कर देता था। EB3 पर्म तकरीबन साल 1.5 साल अप्रूवल में लेता था, उसके बाद वो उसका I-140 का स्टेप करता था और उसके बाद उसका I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करके उसको परमानेंटली ग्रीन कार्ड देके अपने पास एम्प्लॉय कर लेता था। जाहिर है उसके बाद एम्प्लॉय की अपनी चॉइस है कि वो कंटिन्यू करना चाहिए या ना करना चाहिए, अब तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। अब हुआ क्या, स्कैम सारा कहाँ पे आया, उसको डिस्कस करते हैं। लोगों ने जिस तरह कनाडा का LMIA का वीज़ा बेचा, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे लिए, 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर लोगों से लिए, बेचे वीज़े, जॉब क्रिएट की गई जो कि बिल्कुल इलीगल है। अब इस सारे प्रोसेस में अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पे लॉ ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे आप फंस सकते हैं बड़ा बुरा, और आप यकीनन फंसेंगे जब आप इस रास्ते पे जाएंगे। सबसे पहला माइंडसेट पे बात कर लेते हैं। हमें क्यों एकदम से ये मुसीबत पड़ जाती है कि हमने डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पे ही जाना है? क्यों नहीं हम पहले विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो कि लोएस्ट इन इट्स टीयर है। अगर B1 B2 हमारा रिजेक्ट होता है तो हमारा नुकसान कोई नहीं है, हम फिर भी कल को अमेरिका किसी बड़े वीज़े पे जा सकते हैं, जैसे F1 हो गया, O1 हो गया, इवन इमिग्रेशन हो गई। हम सीधा इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, वो रिजेक्ट करा के बैठ जाते हैं और उसके बाद ना B1 B2 मिलता है, ना कोई और वीज़ा मिलता है। लिहाजा B1 B2 विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टेप। मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के बारे में जो कहते हैं जी हम क्यों B1 B2 अप्लाई करेंगे, तो बड़ा छोटा वीज़ा है, हम तो इससे बहुत ऊपर है, हमने तो ग्रीन कार्ड लेना है। देखिए आज के दौर में ना
इस तरह काम नहीं होता। आपने विजिट वीज़ा लेना है, जब आप उस ज़मीन पे उतर जाएंगे आपके नसीब खुल जाएंगे, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। B1 B2 आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। जितनी भी दुनिया में यहाँ पे लोग आते हैं वो B1 B2 पे ही पहले आते हैं, फिर आप इवेंचुअली एक वर्क वीज़ा करते हैं, देन इवेंचुअली यू फिगर आउट द ग्रीन कार्ड। ये है माइंडसेट। इस माइंडसेट को निकाल दें कि मैंने डे 1 से पाकिस्तान में बैठे हुए या इंडिया में बैठे हुए मैंने ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है और मैं कोई महल्ले का एजेंट ढूंढूंगा जो मेरा EB3 अप्लाई करेगा, उधर से एक जॉब पकड़ेगा, $30,000 $40,000 मेरे चार्ज करेगा और इवेंचुअली मैं ग्रीन कार्ड पे अमेरिका चला जाऊंगा। ये अब नहीं होता। अच्छा, ये अब इसकी लीगैलिटी पे बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला जो इलीगल एस्पेक्ट आप लोग करते हैं वो ये है कि आप एक एजेंट के पास जाते हैं, वो एजेंट एक फेक जॉब क्रिएट करता है। सबसे पहला इलीगल एस्पेक्ट ये आ गया। अब वो जो फेक जॉब क्रिएट की गई है वो किसी रेस्टोरेंट में होगी, मैकडोनल्ड्स में होगी, टाको बेल में हो सकती है, किसी लॉन्ड्रीमैट में हो सकती है, किसी कार वॉश पे हो सकती है। अब वो उस एम्प्लॉयर से डील करेगा कि यार हमारा $10-15,000 का खर्चा है, इस वीज़ा को ग्रीन कार्ड को बेचते हैं क्योंकि हमें एक मजबूर बंदा पाकिस्तान में मिल गया जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हम पे लगाना चाह रहा है, तो चलो हम $40,000 उसको कोट करते हैं, 10 तुम्हारा होगा, 10 मेरा होगा, बाकी जो भी गवर्नमेंट का खर्चा होगा। पहली इलीगल एलिमेंट इसका यहाँ पे आ गया। इसका दूसरा इलीगल एलिमेंट क्या है कि गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं करती कि वो इस वीज़ा के प्रोसेस की फ़ीस आपसे ले, यानी कि पर्म की फ़ीस या I-140 की फ़ीस या जब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस आप करते हैं 485 उसकी फ़ीस। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर USCIS को ये पता चल गया कि आपने ये फ़ीस रीइंबर्स किया और यकीनन आप कर रहे हैं, आप तो 2 नंबरी कर ही रहे हैं, आपको पता है, तो गवर्नमेंट उसी वक्त आपको भी बैन लगा देगी और ज़ाहिर एम्प्लॉयर को भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन में डाल देगी। ये दूसरा इलीगल काम आप करते हैं। तीसरा इलीगल काम आप ये करते हैं कि आप सैलरी घुमाते हैं। जब आप लेट से पर्म अल्लाह करके किसी तरह आपका अप्रूव हो गया, आपका I-140 भी अप्रूव हो गया और अब आप आ रहे हैं इमिग्रेशन वीज़ा, अगर आप ऐसे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हैं तो आपको 6 महीने का इमिग्रेशन वीज़ा मिलेगा, आप आएंगे और आपको ग्रीन कार्ड 6 से 8 महीने के अंदर मिल जाता है। उस टाइम पे फिर आप सैलरी घुमाते हैं। ये तीसरा इलीगल काम आप करते हैं कि आप सिर्फ टैक्स देते हैं। लेट से आपने $5,000 अपनी सैलरी लिखवाई थी, उस पर $800-900 टैक्स बनता है महीने का, वो अब आप हर महीने देते जा रहे हैं, फेक सैलरी घुमा रहे हैं। तो ये तीसरा इलीगल काम आप कर रहे हैं। जब ये सारे काम आप कर लेते हैं ना और आप अपने आप को समझते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, मैंने ज़िंदगी के $50,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद खुलती है इन्वेस्टिगेशन। कल को ग्रीन कार्ड्स रिवोक होते हैं। मेरी एक और वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा कि पाकिस्तानियों ने जो फ्रॉड किया, मेरी यूट्यूब पे ही है, $19 का फ्रॉड किया एडल्ट डे केयर के अंदर। फिर EB3 के जो फ्रॉड्स पाकिस्तानी लॉयर्स ने किए वो सब ग्रीन कार्ड्स रिवोक हुए। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पासपोर्ट्स का टाइम आ चुका होता है, नेचुरलाइजेशन का टाइम था, वहाँ पे वो डिपोर्ट हुए। ये सारा पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे आप चले जाएं, ये सारे केसेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो वीज़ा बुलेटिन में जब हम जाते हैं तो हमें ये सारे वीज़ाज मिलते हैं 1, 2 and 3। फर्स्ट प्रेफरेंस EB1 है, देन इट्स EB2, देन इट्स EB3। EB3 में एक वेट टाइम होता है हमेशा। इसकी रीज़न ये होती है कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें उस लेवल की एजुकेशन नहीं चाहिए, तो लिहाजा हर बंदा ही तकरीबन इस पर क्वालिफाई कर सकता है अगर उसके पास एक लेजिटिमेट जॉब है। तो ये 2 साल का तो वेट टाइम वैसे ही है, तो लोग फिर इसको अप्लाई कर देते हैं और बैठे रहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लेट्स से आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको एक मैकडोनल्ड्स ने जॉब दे दी है। मैकडोनल्ड्स आपके लिए 3 से 4 साल क्यों वेट करेगा एक जॉब के लिए? क्यों आप इतने खास हैं कि मैकडोनल्ड कह रहा है कि यार ये बंदा जब आएगा ना हमारे रेस्टोरेंट के अंदर तो हमारी सेल डबल हो जाएगी, ये आके जब ऑर्डर लेगा ना तो ये $20 की जगह $40 के बर्गर्स बेच देगा। ऐसे तो नहीं होता ना। तो लिहाजा ये सारा एक फेक ग्रो है, एक फेक कम्युनिटी है जो क्रिएट हो चुकी हुई है और अब आपने इनसे बचना है। EB3 के स्कैम्स के ऊपर मतलब इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं कि किस तरह फेक जॉब क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देखें कि द फॉरेन नेशनल पेज एन एजेंट टू फाइंड एन EB3 एम्प्लॉयर। अगेन आप फॉरेन नेशनल हैं, आप एजेंट को पे कर रहे हैं और ये जॉब क्रिएट करा रहे हैं। फॉरेन नेशनल पेज द स्पॉन्सर एम्प्लॉयर्स अंडरगोज EB3 प्रोसेस। आप सारी डॉक्यूमेंटेशन के पैसे देते हैं, अगेन इलीगल। अगेन आप वो वेजेस जो करते हैं उसको रीइंबर्स कर रहे होते हैं। तो आपकी जो बाकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैं, वो जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे आप इतने बुरे फंसेंगे कि आप रिग्रेट करेंगे आपके पैसे भी ज़ाया हुए और आपके साथ हुआ गया। हमारी अपनी कम्युनिटी में कई लोग हैं जो ये हरकत कर चुके हैं और अब इसको तो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान और दुबई बैठे हुए हैं। ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल कि वो पब्लिकली इस चीज़ को बताना चाहेंगे, बट अगर हम उन तक पहुंच सके कभी तो हम ज़रूर उनका कोई इंटरव्यू करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे ताकि ये जो पेन है ना ये आप तक पहुंचे। जो आप अभी करना चाह रहे हैं कितना डेंजरस है। कभी भी US के अंदर लॉ तोड़ने की कोशिश मत करें, किसी भी कंट्री में ना करें, पाकिस्तान में भी ना करें, बट US के अंदर उसके रेपरकशंस बड़े बुरे हैं। आप सारी ज़िंदगी के लिए बैन हो जाएंगे, आपके लिए बहुत मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। EB3 इन पाकिस्तान आप सर्च करेंगे आपको ये सारे 2 नंबर एजेंट मिलेंगे, इतने ज़्यादा जो EB3 बेच रहे हैं, जो बेसिकली कनाडा में हुआ। कनाडा में LMI ये इतना इंतहा का बिका। तो लिहाजा अपने आपको प्लीज़ बचाएं। सही पाथवे क्या है? B1 B2 लें। sarimuniversity.com हमारी जो वेबसाइट है रिसोर्सेज की, फ्री लेक्चर है, फ्री कोर्स है, जाएँ इसको देखें, B1 B2 अप्लाई करें। एक दफ़ा अमेरिका आके देख लें, अमेरिका आएँ, आप
लीगली अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इवेंचुअली ग्रीन कार्ड को फिगर करें, जो कि बिल्कुल सही तरीका है आने का। अपने आप को इस EB3 का जो ख्वाब है ना, इससे प्लीज़ निकालें। ये बिल्कुल गलत सोच है, इस माइंडसेट को चेंज करें और जो सही पाथवेज हैं उससे अमेरिका आएँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे डिफरेंट इंस्टाग्राम हैंडल्स को और जो भी हमारे सोशल हैंडल्स हैं, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं बड़ी मेहनत के बाद, बहुत एफर्ट के बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस मिशन में 10,000 लोगों को हमने अमेरिका के अंदर लेके आना है, 10,000 टैलेंटेड लोगों को, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप भी उनमें से एक हैं और जल्दी हम आपको यहाँ देखेंगे।